डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। आज बीकॉम पार्ट 2 एडवांस्ड अकाउंटिंग 2021 रेगुलर एंड प्राइवेट वालों का पेपर था। एडवांस अकाउंटिंग का पेपर था और पेपर के हवाले से मेरे क्या व्यूज़ हैं और आप क्या सोचते हैं, आइए उसको डिस्कस करते हैं। ये था आज का पेपर आपका 2021 का। जल्दी से इसको डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में एब्जॉर्प्शन दिया गया आपको। एब्जॉर्प्शन में उन्होंने अदर एसेट्स की वैल्यू नहीं बताई गई। पहले आप परचेज कंसिडरेशन कैलकुलेट करेंगे। आपने कैलकुलेट किया होगा कि ख़रीदने वाली कंपनी 2 नए शेयर इशू करेगी 4 के बदले, यानी कि आधे शेयर इशू करेगी। यहाँ पे शेयर कैपिटल है 10 लाख। 10 लाख को अगर 10 से डिवाइड करें, क्योंकि एक शेयर की वैल्यू है 10 रुपये, तो यहाँ पर नंबर ऑफ़ शेयर बनते हैं 1 लाख। तो 1 लाख शेयर को मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय 4, क्योंकि 4 के बदले दो शेयर दे रही है, यानी कि आधे शेयर दे रही है, 50,000 शेयर दे रही है। और एक शेयर 12.5 रुपये के हिसाब से रही, तो 6,25,000 रुपये जो वो ये शेयर की वैल्यू आ गई। कैश भी पे कर रही है, सवाल में लिखा हुआ है कि कैश भी पे किया है इसने 1.5 लाख रुपये, तो यहाँ पे कैश भी लिए गए 1.5 लाख रुपये। बॉन्ड होल्डर को 16,000 शेयर दिए गए 12.5 रुपये के हिसाब से, उसकी कीमत बन गई 2 लाख रुपये, और लिक्विडेशन एक्सपेंस 12,000 रुपये उसकी वैल्यू। इसके बाद अदर एसेट्स की वैल्यू नहीं दी गई। अदर एसेट्स कैसे मालूम करते हैं कि शेयर होल्डर इक्विटी और लाइबिलिटीज़ को प्लस कीजिए और इसमें से प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस को माइनस कर दीजिए, तो आपको अदर एसेट्स की वैल्यू मालूम हो जाएगी, जो कि यहाँ पर मौजूद है कि शेयर होल्डर इक्विटी में लाइबिलिटीज़ को प्लस किया, इसमें से प्रीलिमिनरी एक्सपेंस को माइनस किया, तो आपके पास अदर एसेट्स की वैल्यू आ गई 70,60,000 रुपये सॉरी। इसके बाद तमाम एंट्रीज़ बिल्कुल वैसे ही बनती हैं जैसे आप बनाते हैं। ये इसकी एंट्रीज़ चेक कर लीजिएगा, किसी एंट्री में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, किसी भी एंट्री में। तो ये इसकी एंट्रीज़ हैं, और ये साथ साथ मैंने इसका जो है वो नीचे टी अकाउंट भी बना दिया। रियलाइजेशन का डिफरेंस आ रहा था 7,45,000 रुपीज़ का। ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो है वो न्यू कंपनी की बुक में, यानी एब्जॉर्बिंग कंपनी की बुक में एंट्रीज़ भी मैंने यहाँ पर बना दी है। कैपिटल रिजर्व इसमें आ रहा है 6,83,000 रुपीज़ का कैपिटल रिजर्व आया है। ये क्वेश्चन नंबर 1 था आपका। क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट का सवाल है जो कि लिया गया है 2019 प्राइवेट से। एग्जैक्ट क्वेश्चन कॉपी किया गया, तो इसीलिए मैंने आंसर भी एग्जैक्टली कॉपी कर दिया। किसी चीज़ में कोई चेंजिंग करने की मुझे ज़रूरत पेश नहीं आई। कंपनी का नाम तक सेम था, तो मैंने नाम भी सेम लिख दिया। ये पूरा कैश फ्लो है, ये ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग एक्टिविटी का आंसर, और फिर उसके रिमेनिंग आंसर्स यहाँ पर मौजूद हैं। इसके अलावा जो यहाँ पर डेप्रिसिएशन आया है, परचेज ऑफ फर्नीचर है, इशू ऑफ शेयर है, इनकी वर्किंग जो है वो मैंने नीचे यहाँ पर शो कर दी। आप यहाँ से उसकी वर्किंग भी चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में उन्होंने रेशियो एनालिसिस का सवाल दिया था। बहुत सारे क्वेश्चंस को उन्होंने एक साथ मिक्स कर दिया। यहाँ पर उन्होंने आपसे क्विक रेशियो मांगा है। क्विक रेशियो में जो करंट एसेट्स होते हैं उसमें से प्रीपेड और इन्वेंट्री को निकाल दीजिए, तो करंट एसेट्स आ जाएंगे जैसे कि यहाँ पर शो हो रहा है। ठीक है। और फिर करंट लाइबिलिटीज़ कैलकुलेट की, तो क्विक एसेट्स आ गए, करंट लाइबिलिटीज़ आ गई, इससे आपने क्विक रेशियो कैलकुलेट किया। बी पार्ट में उन्होंने आपसे एंडिंग इन्वेंट्री मांगी थी। ये 2018 में ये क्वेश्चन आया था, इसका बी पार्ट आया था, तो बिल्कुल एग्जैक्टली सेम वही पार्ट यहाँ पर कॉपी किया गया है। वैल्यूज़ तब्दील की गई हैं, बाकी कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम रहा है। ये पहले यहाँ से यहाँ तक आया और फिर यहाँ से कंटिन्यू हुआ है इसको। ठीक है। इन्वेंट्री टर्नओवर के फॉर्मूले को यूज़ करते हुए हमने एंडिंग इन्वेंट्री कैलकुलेट की। अच्छा, सी पार्ट में उन्होंने आपसे जो है वो टोटल करंट एसेट्स मांगे थे। बहुत ही आसान सा फॉर्मूला था, कोई इसमें परेशानी वाली बात नहीं थी। ठीक है। सिंपली फॉर्मूला अप्लाई किया और वैल्यूज़ कैलकुलेट की। डी पार्ट में देखिए, आपके सवाल में लिखा हुआ था कि इक्विटी रेशो है वो 3:1 है। इक्विटी रेशो 3:1 नहीं हो सकता, बल्कि इक्विटी रेशो 1:3 होना चाहिए था। सवाल में शायद थोड़ी सी उन्होंने टाइपिंग मिस्टेक कर दी। तो अगर आपने 3:1 लेकर सॉल्व किया तो उम्मीद है कि आपका एग्जामिनर जो है वो उसे सही कर दे, लेकिन बहरहाल वो कॉन्सेप्चुअली लॉजिकली वो गलत होगा। खैर, टोटल एसेट्स की वैल्यू जो वो मेरे हिसाब से 12,60,000 रुपये बनती है। ये इसका जो है वो करेक्ट आंसर है। अगर आपने कैलकुलेट किया होगा तो आपका आंसर शायद कुछ और आ रहा होगा। मेरे ख्याल से आपका आंसर आ रहा होगा, मैं बताता हूँ आपका आंसर क्या आ रहा है। 420 को आपने डिवाइड किया होगा 3 से, आपका आंसर होगा 140। अब एसेट्स आ रहे हैं 140 और शेयर होल्डर इक्विटी 420। ये मुमकिन नहीं है कि एसेट्स कम हो और इक्विटीज़ जो है वो ज़्यादा हो जाए। ठीक है। बैलेंस शीट आपकी बैलेंस हो ही नहीं सकती, नामुमकिन है अब। ठीक है जी। तो इसीलिए वो लॉजिकली वो गलत है। करेक्ट आंसर है 12,60,000 रुपये। अब आते हैं अगले पार्ट पर, ट्रेंड परसेंटेज। ट्रेंड परसेंटेज बेसिकली क्या है, आपने पार्ट 1 में इंडेक्स नंबर पढ़ा था, बस वही है कि आपको तमाम ईयर की सेल को 2019 यानी 2 लाख रुपए से डिवाइड कर देना था, मल्टीप्लाई बाय 100, दैट्स इट। उसके बाद इशू ऑफ शेयर्स का सवाल, बहुत ही आसान सवाल। इसमें कोई ऐसी बात नहीं थी कि जो कि आपने ना पढ़ी हो, कोई परेशानी की बात नहीं थी। तो ये है इसका क्वेश्चन और इसका सोल्यूशन। ये तमाम एंट्रीज़ मैंने यहाँ पर बना दी है, आप इसे चेक कर लीजिएगा। मेरा नहीं ख्याल कि इसमें कोई एंट्री जो वो एक्सप्लेन करने के लायक है। तमाम एंट्रीज़ आपने पढ़ी होंगी इंशाल्लाह। ये इसका बकिया पार्ट था।
क्वेश्चन नंबर 5 इंस्टॉलमेंट सेल्स, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपने शायद, आप में से शायद किसी ने इसमें मिस्टेक की हो। इसमें कहीं पर भी रिपोजिशन या डिफ़ॉल्ट का जिक्र नहीं है, लेकिन अगर आप इसमें देखें 2019 का जो अनरियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट है वो 30,000 के बजाय 25,000 रुपये हो गया। तो ये इस बात की निशानी है कि आपका जो अनरियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट है वो डिक्रीज़ हो रहा है। ग्रॉस प्रॉफिट डिक्रीज़ होने का मतलब ये है कि आपका एक कस्टमर जो है वो डिफ़ॉल्ट हुआ है। यहाँ पर देखिए कि आपका 2020 का अनरियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट डिक्रीज़ नहीं हुआ, इसका मतलब इस साल कोई कस्टमर जो है वो नहीं भागा है। सवाल की जो 3 रिक्वायरमेंट थी उसमें पहले आपको कैलकुलेट करना था ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए ग्रॉस प्रॉफिट रेट, सॉरी, आपको रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। उसके लिए ग्रॉस प्रॉफिट चाहिए आपको 2021 का। आपके पास 2 ईयर के ग्रॉस प्रॉफिट हैं, 2019 का है, 2020 का है, लेकिन 2021 का ग्रॉस प्रॉफिट नहीं है। ग्रॉस प्रॉफिट कैसे आता है कि आप अपनी सेल में से कॉस्ट को माइनस कर दीजिए। 2021 में से सेल में से कॉस्ट को माइनस किया तो ग्रॉस प्रॉफिट आ गया 1,92,000। उसके बाद ग्रॉस प्रॉफिट रेट कैलकुलेट करने के 2 फॉर्मूलाज हैं। एक तो बुनियादी फॉर्मूला है कि ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइड बाय इंस्टॉलमेंट सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100, और अगर इंस्टॉलमेंट सेल्स ना हो तो फिर डिवाइड किससे कर दीजिए, इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल बिगनिंग से। जैसा कि 2019 और 20 में 2019 और 20 की सेल्स हमारे पास नहीं है, तो फिर उस सूरत में हमने इसे डिवाइड किससे किया, इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल बिगनिंग से डिवाइड किया और देन मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये तीनों ईयर की परसेंटेजेस आ गई हैं। उसके बाद एक कस्टमर, जैसा मैंने आपसे कहा कि डिफ़ॉल्ट हुआ है, 30,000 रुपये ग्रॉस प्रॉफिट था, अब 25,000 रुपये रह गया। इसका मतलब 5,000 रुपये का हमारा प्रॉफिट जो है वो डूब गया। क्यों डूब गया? क्योंकि एक कस्टमर हमारा जो है फ़रार हो गया। तो उसके ऊपर जो उधार था वो कितना था? ये तो प्रॉफिट डूबा, ये तो आपने सिर्फ प्रॉफिट बताया कि हमारा प्रॉफिट कितना डूबा है। हमारा प्रॉफिट डूबा है 5,000 रुपये। सवाल ये कि उधार कितना था। तो उधार की वैल्यू अगर मालूम करनी हो तो क्या तरीक़ार है? तो उधार की वैल्यू मालूम करने के लिए जो भी 5,000 रुपये आपने यहाँ पर लिखा है उसे 25%, क्योंकि 2019 की बात हो रही है तो 2019 का रेट लिया आपने 25%, इसको रिवर्स कर दीजिए बस 100 डिवाइड बाई 25, तो पता चला कि 20,000 रुपये आपके क्या हुए, कैंसिल्ड हुए हैं। 20,000 में से 5,000 का प्रॉफिट निकाल दिया तो आपको लॉस कितने का हो गया, 15,000 रुपये का लॉस हो गया। उसके बाद कैश कलेक्शन मांगा था आपसे, उन्होंने कैश कलेक्शन के लिए मैंने ये फॉर्मूला लिखे हैं कुछ कि इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल बिगनिंग या इंस्टॉलमेंट सेल्स, कुछ भी लिख दीजिए। 2019 में अकाउंट रिसीवेबल बिगनिंग होगा, 2020 में अकाउंट रिसीवेबल बिगनिंग होगा और 2021 में इंस्टॉलमेंट सेल्स होगी। इसमें से आप लेस करेंगे अकाउंट रिसीवेबल एंडिंग। 2019 में कोई अकाउंट रिसीवेबल एंडिंग नहीं है, 20 का है और 21 का है, और कैंसिल सिर्फ 2019 में, तो इसमें से माइनस किया जाएगा। ये इनकी कैश कलेक्शन आ गई। कैश कलेक्शन पे आपने परसेंटेज अप्लाई की तो आपके पास जो है वो आरजीपी आ गया। इनका टोटल किया आपने, ये आपके पास आरजीपी आया। टोटल आरजीपी है 133। पास पेपर का क्वेश्चन था ये भी। उसके बाद ये आपसे 2 एंट्रीज़ मांगी गई थी, एक कैश कलेक्शन की और एक आरजीपी की। ये 2 एंट्रीज़ आपने यहाँ पर बना दी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 फाइनेंशियल स्टेटमेंट का सवाल था, फाइनल अकाउंट का। इसमें एक जो बात है वो कॉन्सेप्चुअली मुझे समझ में नहीं आ रही, हो सकता है कि आप लोगों को कोई समझ आते तो मुझे समझाइएगा। यहाँ पर देखिए लिखा है प्रीपेड सैलरीज 30,000, यहाँ लिखा है प्रीपेड सैलरीज 12,000, यानी प्रीपेड हमारा डिक्रीज़ हो रहा है। अगर प्रीपेड डिक्रीज़ होगा तो एक्सपेंस इंक्रीज़ हो जाएगा। तो मैं 30,000 को 12,000 पर अगर प्रीपेड लेकर आऊँ तो 18,000 रुपये से मेरा प्रीपेड डिक्रीज़ होगा, और जब मेरा प्रीपेड 18,000 रुपये से डिक्रीज़ हो जाएगा तो फिर मेरा एक्सपेंस जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। अब जब मेरा एक्सपेंस इंक्रीज़ हो जाएगा तो मेरा एक्सपेंस ऑलरेडी कितना लिखा हुआ है, 25,000 रुपये। तो 25,000 में अगर 18,000 रुपये का एक्सपेंस इंक्रीज़ कर दूँ तो ये हो जाएगा 43,000। एक्सपेंस हो गया मेरा 43,000, ठीक है। इससे मेरा प्रीपेड एडजस्ट हो गया। सेकंड पॉइंट में लिखा हुआ है सैलरीज एक्सपेंस फॉर द ईयर अमाउंटेड टू ₹30,000, जबकि सैलरी का एक्सपेंस बता रहे हैं 30,000 रुपये। हम जब ये फर्स्ट एंट्री बनाकर फारिग होते हैं तो मेरा एक्सपेंस बन जाता है 43,000 रुपीज़। अब जब मैं इस पॉइंट को आगे कंसिडर करता हूँ तो यहाँ पर मेरा एक्सपेंस कह रहे हैं कि कितना होना चाहिए, 30,000। इसका मतलब मेरा एक्सपेंस कम होना चाहिए, अब 43,000 के बजाय 30,000 रुपये होना चाहिए। अब जब एक्सपेंस कम होता है 43,000 के बजाय अगर 30,000 रुपये मैं अपने एक्सपेंस को लेकर आता हूँ तो इसका मतलब ये कि फिर मेरा प्रीपेड डिक्रीज़ हो जाएगा, और जब मेरा प्रीपेड मेरा इंक्रीज़ हो जाएगा, और जब मैं अपने प्रीपेड को बढ़ाऊँगा तो इसका मतलब ये है कि फिर ये वाला प्रीपेड का आंसर 12,000 रुपये नहीं आएगा। मतलब ये है कि अगर मैं प्रीपेड को एडजस्ट करता हूँ तो एक्सपेंस आउट हो जाता है, अगर एक्सपेंस को एडजस्ट करता हूँ तो प्रीपेड आउट हो जाता है। तो मेरे ख्याल से जो मुझे लगता है वो आपके एग्जामिनर ने इन दोनों पॉइंट्स को सेपरेटली डिस्कस करने की कोशिश की है, इनको कनेक्ट नहीं किया। उसने कहा प्रीपेड सैलरी की एंट्री बनाओ तो बस सिर्फ प्रीपेड को डिस्कस करो और भूल जाओ। उसने कहा कि जब सैलरी एक्सपेंस की एंट्री बनाओ तो जो पहले वाली एंट्री बनाई हो उस पहली वाली एंट्री को भूलकर सैलरी एक्सपेंस की एंट्री बनाई। यानी वो ये कहना चाह रहा है कि पहली वाली एंट्री भूल जाइए। सैलरी एक्सपेंस कितना है, 25,000, और आपका सैलरी एक्सपेंस कितना हुआ, 30,000, यानी 5,000 रुपये सैलरी एक्सपेंस आपको और इंक्रीज़ करना है, यानी 1 करोड़। बस इतनी सी बात थी, बाकी की एंट्रीज़ आसान थी। ये इसकी इनकम स्टेटमेंट बनी हुई है, सैलरी एक्सपेंस मैंने आपके सामने यहाँ पर शो कर दिया है। दोनों एंट्रीज़ में सैलरी एक्सपेंस जो वो डेबिट होगा। अभी मैं आपको इसकी एंट्रीज़ भी दिखा देता हूँ, देख लीजिएगा।
अलाउंस ऑफ बैड्स का बैलेंस जो है वो 15,000 डेबिट में था। अगर डेबिट बैलेंस हो तो वो रिसीवेबल पर रेट लगाने के बाद उसमें ऐड कर दिया जाता है, ठीक है। तो ये था नेट प्रॉफिट 3,27,000। ये स्टेटमेंट ऑफ रिटेन अर्निंग है, आधी स्टेटमेंट ऑफ रिटेन अर्निंग यहाँ है और आधी स्टेटमेंट ऑफ रिटेन अर्निंग यहाँ है, ठीक है। 6,47,000 मेरे हिसाब से रिटेन अर्निंग का आंसर बचता है। ये इसकी बैलेंस शीट है और बैलेंस शीट में सारे पॉइंट्स आपके सामने मौजूद हैं, सैलरीज पेबल भी है, प्रीपेड भी है, तमाम चीज़ें मौजूद हैं इसके अंदर। ओके, 20,60,000 बैलेंस शीट का आंसर है और ये इसकी मैंने एडजस्टिंग एंट्रीज़ भी आपकी आसानी के लिए बना दी है। उम्मीद है कि आपको समझ आ जाएगा सवाल कि एडजस्टिंग एंट्रीज़ से किस तरह से इसको एडजस्ट करना है। ये बकिया की एडजस्टिंग एंट्रीज़ यहाँ पर हैं। ओह सॉरी, रिटेन अर्निंग का अमाउंट लिखना भूल गया, उम्मीद है आप इसे लिख लेंगे। 90 + 60 ये होगा 150, 150 + 30 180। रिटेन अर्निंग का अमाउंट यहाँ पर आना चाहिए 1,80,000। सॉरी, मैं बहुत जल्दी में था इसलिए लिखना ही भूल गया। खैर, उम्मीद है कि ये इतनी कोई परेशानी की बात नहीं होगी आपके लिए। वैसे भी ये इंट्रीज जो है वो पार्ट नहीं था, ये तो मैंने ऐसी आपकी आसानी के लिए बना दी है, ठीक है। तो 1,80,000 यहाँ पर डेबिट में आना चाहिए रिटेन अर्निंग। छोटी छोटी गलतियाँ हो जाती हैं मुझसे। रिकन्स्ट्रक्शन का सवाल बहुत छोटा सा दिया था उन्होंने आपको। तो रिकन्स्ट्रक्शन के सवाल में उन्होंने आपसे कहा था कि 3 नए शेयर के बदले जो है 3 नए शेयर आप इशू कर रहे हैं 5 शेयर के बदले। तो जो पुराना कैपिटल था, पुराना कैपिटल कितना था आपका 50 लाख रुपीज़। ये तमाम कैपिटल जो है वो ख़त्म हो जाएगा। ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल को ख़त्म किया 50 लाख से, उसके बदले नए शेयर दे रहे हैं तो ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल अगेन क्रिएट किया जाएगा। 5 लाख मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइड बाय 10, यानी नए शेयर कितने आए, 3 शेयर आ गए 5 के बदले। तो उसे सॉल्व किया तो 30 लाख रुपए इसका आंसर आया। दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है, 20 लाख रुपए। 20 लाख रुपए से कैपिटल डिडक्शन को क्रेडिट किया जाएगा। उसके बाद उन्होंने आपसे कहा था कि 2 चीज़ों को राइट ऑफ कीजिए, एक प्रीलिमिनरी एक्सपेंस को और एक गुडविल को। इन दोनों को राइट ऑफ करेंगे तो कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट साइड पर। और जो भी डिफरेंस बचे उससे राइट ऑफ कर दीजिएगा बिल्डिंग की वैल्यू को। तो बिल्डिंग की वैल्यू को मैंने क्रेडिट कर दिया। अब ये कैसे आया, देखिए जितना कैपिटल डिडक्शन क्रेडिट होता है उतना ही कैपिटल डिडक्शन जो है वो डेबिट भी होना चाहिए। तो डेबिट भी किया आपने 20 लाख से, तो यहाँ पर इन दोनों को मिलाकर तो बन गए थे आपके 1,90,000। अब जो भी इन दोनों का डिफरेंस बनता है वो बिल्डिंग की वैल्यू आ जाएगी। दैट्स इट, बस ये सवाल यहाँ पर ख़त्म हो गया। ये सवाल नहीं, मतलब इसका ए पार्ट ख़त्म हो गया। बी पार्ट पर आते हैं। बी पार्ट में उन्होंने आपको एमलगमेशन का सवाल दिया, जिसमें उन्होंने आपसे परचेज़ कंसिडरेशन पहले कैलकुलेट करनी थी। 6 लाख और 4,80,000 शेयर दिए, तो ये इसकी परचेज़ कंसिडरेशन की वैल्यू आ गई 75 लाख रुपये, ठीक है। और दूसरी की आ गई 60 लाख रुपये। इसके बाद बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, आप चेक कर लीजिए, इसमें कोई ऐसा पॉइंट नहीं है जो कि मैं आपको समझाऊं। हाँ, गुडविल इसमें आ रही थी 5 लाख रुपए, इसमें गुडविल आ रही है 10 लाख रुपए। बहुत ही आसान सा सवाल था, कोई परेशानी वाली बात नहीं थी और सवाल भी यहीं पे ख़त्म हो गया, कोई बैलेंस शीट नहीं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 ब्रांच अकाउंटिंग का सवाल। कंसोलिडेटेड इनकम स्टेटमेंट आपसे मांगी गई थी जो कि एग्जैक्टली सेम कॉपी है, मतलब थोड़ी सी चेंजिंग के साथ, एग्जैक्टली नहीं, मतलब थोड़ी सी वैल्यूज़ चेंज करके, थोड़ी सी वर्डिंग चेंज करके, चीज़ें चेंज करके आपको क्वेश्चन दिया गया। ये 2016 प्राइवेट का सवाल दिया गया आपको, ठीक है। तो एक 2016 प्राइवेट में भी सेम क्वेश्चन आया था। सबसे पहले आपको अलाउंस फॉर ओवर वैल्यूएशन कैलकुलेट करना था। जो हेड ऑफिस ने ब्रांच को माल सप्लाई किया उससे ओवर वैल्यूएशन कैलकुलेट किया, फिर उससे ओवर वैल्यूएशन रेट कैलकुलेट किया। फॉर्मूला भी लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। अच्छा, यहाँ इस टेबल को समझ लीजिएगा। मर्चेंडाइज इन्वेंट्री जो ब्रांच के पास थी वो 80,000 रुपये की थी। ये कैलकुलेशन सवाल में नहीं है, इस पर परसेंटेज अप्लाई नहीं की मैंने, इसीलिए मैंने परसेंटेज की कैलकुलेशन यहाँ शो नहीं की। जो हेड ऑफिस ने ब्रांच को माल सप्लाई किया वो 93,750 का था और असल कीमत थी उसकी 75,000। तो उस पर ओवर वैल्यूएशन कितना आता है, 18,750। इसको ऐड किया तो ये आंसर आया। इसको ऐड नहीं कर सकते क्योंकि ये वैल्यू इस वक्त नहीं थी, ये मैंने बाद में लिखी है, ये भी मैंने बाद में लिखी है। ये अब 25,000 कहाँ से आया, ये आपके सवाल में अलाउंस फॉर ओवर वैल्यूएशन गिवन है, मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है अलाउंस फॉर ओवर वैल्यूएशन 25,000। ये वाला पहले मैंने यहाँ पर अलाउंस फॉर ओवर वैल्यूएशन पुट किया, फिर इसमें से इसको माइनस किया तो ये वाली वैल्यू आई 6,250। फिर 6,250 को इस 80,000 में से माइनस किया तो ये वाली वैल्यू आई। उसके बाद एंडिंग इन्वेंट्री जो है वो ब्रांच के पास जो थी वो 60,000 की थी, जिसमें से 15,000 की जो वो लोकल परचेज़ थी। लोकल परचेज़ पे ओवर वैल्यूएशन नहीं होता, इसीलिए 60,000 में से 15,000 को निकाल कर 45,000 पर ओवर वैल्यूएशन कैलकुलेट किया गया 25% के हिसाब से। तो मल्टीप्लाई बाय 25 डिवाइड बाय 125 और ये उसका आंसर आ गया, ठीक है। तो ये इसकी कैलकुलेशन पूरी शो कर दी गई है। इसके बाद इनकम स्टेटमेंट कंसोलिडेटेड मांगी गई थी। जब कंसोलिडेटेड इनकम स्टेटमेंट होती है तो तमाम चीज़ें मर्ज हो जाती हैं। सेल्स को मर्ज कर दिया, बिगिनिंग इन्वेंट्री को मर्ज कर दिया। अच्छा, ये बात जहन में रखनी थी कि जब बिगिनिंग इन्वेंट्री या एंडिंग इन्वेंट्री लिखेंगे तो कॉस्ट प्राइस पर लिखेंगे। हेड ऑफिस की तो 1,25,000 की थी, लेकिन ब्रांच की 73,750 पर लिखी जाएगी। इन दोनों को ऐड किया, फिर जो परचेज़ थी उनको ऐड किया। इसी तरीके से एंडिंग इन्वेंट्री लिखी गई, ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट किया,
एक्सपेंसेस ये दोनों तो ऐसे ही आ गए। उसके बाद जब आपने रेंट एक्सपेंस यहाँ पर लिखा 6,000 रुपये, सैलरी एक्सपेंस 10,000 रुपये दोनों के थे, और फिर डेप्रिसिएशन, और फिर इसको सॉल्व किया तो आपके पास नेट प्रॉफिट आया 24750। उसके बाद उन्होंने आपसे ओवर वैल्यूएशन को एडजस्ट करने की एंट्री मांगी थी, ये ओवर वैल्यूएशन की एडजस्ट करने की एंट्री थी। ठीक है जी, तो ये था आपका आज का पेपर। उम्मीद है कि आपका पेपर जो है वो अच्छा हुआ होगा। कोई बात नहीं अगर बुरा भी हुआ तो। खैर, अच्छा, इस बात को मैं यहाँ पर दोबारा बार बार कहता हूँ कि अगर मुझसे टाइपिंग में, जैसे मैंने अभी आपसे कहा कि मैं रीडिंग एंडिंग की वैल्यू लिखना भूल गया, अगर मुझसे टाइपिंग में या कॉपी पेस्ट करते हुए या कॉन्सेप्चुअली अगर मुझसे कोई मिस्टेक हो जाती है तो मैं उसकी करेक्शन जो है वो बाद में कर देता हूँ। डिस्क्रिप्शन पढ़ लिया कीजिए, वहाँ पर आपको करेक्शन नज़र आ जाएगी। तो मुझसे भी गलती हो सकती है, इंसान हूँ मैं भी। अगर कोई गलती हो गई होगी तो मैं उसको जो है वो करेक्ट कर दूंगा। अगर आपसे कोई गलती हो गई होगी तो इसका ये मतलब नहीं होगा कि आपका पूरा सवाल गलत हो जाएगा, बल्कि जितने आपने स्टेप्स सही किए होंगे आपको उतने नंबर मिलेंगे, गलत स्टेप्स के सिर्फ जो है वो मार्क्स डिडक्ट किए जाएंगे। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि अगर आप ये कहते हैं कि सर पूरा पेपर जो है वो बाहर था, ऐसा नहीं है कि पूरा पेपर बाहर था। आपने मैंने आपको जो क्वेश्चन अभी पेपर रीड करके बताया उसमें देखिए सारी चीज़ें वही थी। समझाने के बाद आपको एहसास होगा कि सारी चीज़ें वो थी जो कि आपके टीचर ने आपको जो है पढ़ाई होंगी। कोई चीज़ इसमें सिलेबस के बाहर से नहीं थी या टीचर ने ना पढ़ाई हो ऐसा नहीं था। जैसे एब्जॉर्प्शन का सवाल है, जैसे ब्रांच अकाउंटिंग का क्वेश्चन है, जैसे रेशो का सवाल था, ये सारे मिक्सचर थी चीज़ों का। कैश फ्लो बहुत ही आसान, कैश फ्लो, फाइनल अकाउंट बहुत आसान था। तो तमाम चीज़ें जो है वो पुरानी थी, कोई चीज़ ऐसी नहीं थी कि जो आपको लगे कि नहीं आती। हाँ, पेपर मुश्किल किसको लगेगा, जिसने शायद चीज़ें थोड़ी छोड़ के पढ़ी हों या ना पढ़ी हों, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो मेरी दुआ है आप लोगों के लिए कि भाई आप लोगों का पेपर अच्छा हुआ हो, आप लोगों को अच्छे नंबर से पास मिल जाए बस किसी तरीके से। ठीक है, तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात करूँगा आपसे मैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।